हेलो स्टूडेंट। मैं नेहा दीक्षित करियर पावर अड्डा 24/7 ग्वालियर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। स्टार्ट की है हमने अपनी हिस्ट्री की न्यू सीरीज यूनिट 18 हिस्ट्री। हिस्ट्री में मुगल डायनेस्टी को स्टार्ट किया था और मुगल डायनेस्टी में हम लोगों ने स्टार्टिंग से बाबर से स्टार्ट किया था और बाबर से लेकर हम लोग अपना कवर कर चुके थे अकबर तक अपने लास्ट लेक्चर में। आज का जो सीरीज है पार्ट सेकंड है इसका, है ना, पार्ट सेकंड है और हम लोग पढ़ेंगे जहांगीर से इसको। ठीक है, यानी अकबर का जो बेटा था जिसका नाम सलीम था उसको ही आगे चल के जहांगीर के नाम से जाना गया। आज ये पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, तो जहांगीर और यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, मैंने जहांगीर और नूरजहां दोनों को ही लिखा हुआ है, जहांगीर और नूरजहां। आप सोच रहे होंगे जहांगीर के साथ नूरजहां का नाम क्यों मिला है? क्योंकि जहांगीर जो था, मैंने उस दिन भी डिस्कस किया था कि अकबर के जो 5 बेटे थे जिसमें से 2 बेटे मर चुके थे और बाकी के जो 3 बेटे थे वो सारे के सारे नाकारा थे, नालायक। कैसे? कि बस नशा करना, नाच गाना करना और ये सब उनका काम होता था। अब क्या होता है यहाँ पे कि एक बेटे में कुछ उम्मीद नजर आती कि यार शायद ये कुछ अच्छा काम कर जाएगा, ठीक है। लेकिन वो बेटा भी नालायक निकलता है क्योंकि उन्हीं के बेस्ट फ्रेंड का कत्ल करवा देता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो अकबर जी बहुत भड़क जाते हैं, हमने अपनी लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। तो उसी की टेल को हम लोग अभी यहाँ पे हेड बना रहे हैं, ठीक है। तो वहां से हम लोगों ने क्या किया, उस पॉइंट को उठाया और फिर हमने देखा कि जब तक जहांगीर का शासन आएगा, क्योंकि अकबर चाहते नहीं थे, क्योंकि उनको पता था कि सब नालायक हैं, किसी और को बना देते हैं, है ना। इनके भी एक बेटे थे, उनको बना देते हैं, लेकिन इनको था कि नहीं, अभी तुम कैसे, अभी हम जिंदा हैं, हम पहले बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये गद्दी पर फाइनली आ जाते हैं काफी सारे विद्रोहों के बाद, बहुत सारे विद्रोह होते हैं और उसके बाद फाइनली ये आ जाते हैं। फिर क्या होता है कि नूरजहां, जो नूरजहां थी भाई, इनकी शादी इनसे नहीं हुई थी, अभी शादी किसी और से अभी हुई है, ठीक है। लेकिन नूरजहां जो थी वो पहले से ही विवाहित है, नूरजहां जो है वो पहले से ही विवाहित है। इनके हस्बैंड को इनके हस्बैंड को एक वॉर में, एक विद्रोह को दबाने के लिए भेज देते हैं ये, कौन, जहांगीर जी। और ऐसी जगह भेजते हैं जहां पे वो कभी वापस ही नहीं आते, मतलब वहीं पे वो शहीद हो जाते हैं। और फाइनली जब इनके हस्बैंड शहीद हो जाते हैं तब ये इनसे विवाह कर लेते हैं और फिर फाइनली जो नूरजहां है वो पावर में आती हैं कि अब हम पावर में, ठीक है। क्योंकि नूरजहां इनकी हरकतों से तो वाकिफ थी कि भाई शराबी और नशेड़ी टाइप के हैं, तो ज्यादातर सत्ता में ध्यान तो रख नहीं पाएंगे। तो ध्यान किसको रखना पड़ेगा? ध्यान उनके पीछे उनकी रानी को रखना पड़ेगा, और वो रानी कौन है? अभी नूरजहां है। तो इस तरीके से अगर इनके शासनकाल की बात करें तो एक बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती है मैडम नूरजहां, ठीक है। कमांड कर रही है पीछे से पूरे शासन को, शासन व्यवस्था को। तो देखो, अकबर के बेटे, ये जो है हमारा स्टोरी का बेस है। अब हम यहाँ से न्यू स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, कह रहे हैं अकबर के बेटे जो जहांगीर जी थे, उनका अगर कार्यकाल देखने की बात करी जाए तो 1605 से लेकर 1627 तक उनका कार्यकाल मिलता है, ठीक है। अपने पिता की प्रशासनिक व्यवस्था और हिंदू धर्म के प्रति अपनी सहिष्णुता नीति दोनों को ही इन्होंने जारी रखा। सहिष्णुता नीति का मतलब है कि थोड़ा बहुत दयालुता, है ना, थोड़ा बहुत ऐसे कि भाई अगर हम, हमारे पिताजी ने इस चीज को जारी रखा है तो अगर हम इस चीज को जारी नहीं रखेंगे तो जनता जो है वो भड़क जाएगी, है ना। तो थोड़ी दयालुता की नीति इन्होंने भी अपनाई, अपने पिता की नीतियों को जारी रखा। कह रहे उनकी सबसे बड़ी अगर उपलब्धि मानी जाए, अगर पूछा जाता है कि जहांगीर जी की सबसे बड़ी उपलब्धि बताइए, तो आप आंसर कर सकते हैं कि मेवाड़ की विजय जो थी, मेवाड़ का जो संघर्ष था, जिसमें, है ना, अंत में अंत था, संघर्ष का अंत था। मतलब कि अगर सबसे बड़ी उनकी उपलब्धि जीत पूछी जाए तो हम मेवाड़ की विजय बता सकते हैं। आगे देखो, कह रहे हैं कि अंत था जो कि एक राजपूत रियासत थी, अकबर के अधीन नहीं रह पाई थी। सोचो, पिताजी भी उसको अधीन अपने नहीं कर पाए थे जो इन्होंने काम कर दिखाया, है ना। और पिताजी समझते थे कि भाई बेटा तो नाकारा है, कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन इन्होंने वो काम करके दिखाया। अब देखो, कह रहे हैं इसके राणा ने जहांगीर को अधिपति के रूप में स्वीकार किया, है ना, और अन्य रियासतों की तुलना में अधिक स्वतंत्रता बनाए रखी। यानी कि फाइनली अगर हम देखें तो जो हमारे राजपूत थे, राजपूत रियासतें थी, उन्होंने इनकी अधीनता को स्वीकार किया, ठीक है। आगे देखें,
देखो, अब ये जो मेहरुनिसा है, मेहरुनिसा कौन थी? जहांगीर की वाइफ। जहांगीर की वाइफ कौन थी? नूरजहां, है ना। तो जो नूरजहां नाम मिलता है बच्चा, जो नूरजहां नाम मिलता है, वो इनका नाम नहीं है, वो इन्होंने एक टाइटल दिया है। क्या दिया है? टाइटल। ठीक है, एक पदवी दी इनको, एक उपनाम दिया इनको, उपनाम, है ना, उपनाम। जैसे हम लोग घर में बोलते हैं ना कि भाई हमारा निकनेम क्या है, वैसे ही वाला निकनेम है इनका। ठीक है, क्योंकि सिर्फ ना सिर्फ उस टाइम पे जहांगीर जी नूरजहां कह के बुला रहे हैं, क्योंकि नूरजहां का मतलब ये है कि पूरे जहान का, पूरे संसार का नूर। इतनी खूबसूरत महिला थी वो। एक पीछे की स्टोरी मिलती है कि जब कहीं जब इन्होंने पहली बार नूरजहां को देखा था, तो नूरजहां जब जा रही थी तो उनके पैरों में चप्पल नहीं थी, है ना, क्योंकि पर्दा प्रथा तो थी, तो पर्दा करके तो जा रही थी, लेकिन पैरों में चप्पल नहीं थी, जल्दबाजी में कहीं निकली होंगी, कहानी मिलती है पीछे। तो जब जल्दबाजी में निकली थी तो उनके पैर का नाखून जहांगीर जी ने सबसे पहले देखा था, और दिमाग में ये ख्याल आया कि जिसके पैर का नाखून इतना सुंदर है कि वो कितनी सुंदर होगी। तो वो सुंदरता के ऊपर अपना वहां दिल हार गए, एंड फाइनली उन्होंने उनको क्या किया, अपनी रानी बना लिया उनके, क्योंकि पहले से शादीशुदा थी भाई। तो क्या किया, उनके पति को एक ऐसे अभियान पर भेजा कि जहां से वो कभी वापस ही ना आए, और फाइनली उनसे शादी कर ली। ये पीछे की स्टोरी मिलती है, लेकिन हमें स्टोरी पे नहीं जाना, हमें अपने वर्ड्स पे यहाँ पे जाना है। तो कह रहे हैं कि अगर हम देखें तो उनका नाम जो था वो मेहरुनिसा था। क्या नाम था उनका? मेहरुनिसा। टाइपिंग एरर है, अल नहीं है, मेहरुनिसा है। ठीक है, आगे देखो, कह रहे हैं शादी की, जो कि बाद में नूरजहां के नाम से जानी गई, जो कि बाद में किस नाम से जानी गई? नूरजहां के नाम से जानी गई। ठीक है, कह रहे हैं कि देखो, उनके तीसरे बेटे खुर्रम, जो कि बाद में जहां शाहजहां बना, है ना, खुर्रम। अगर पूछा जाता है कि शाहजहां के बचपन का नाम क्या है, तो आप खुर्रम बता सकते हैं। ठीक है, खुर्रम था, बट अभी बात खुर्रम की नहीं हो रही, बात इनकी हो रही है, देखते हैं। तो कह रहे हैं उनकी शादी उन्होंने किससे करा दी? अपनी भतीजी अंजुमन बानो बेगम, जिनका नाम था मुमताज, जो कि बाद में किस नाम से फेमस हुई? मुमताज महल, है ना। अगर पूछा जाता है ना कि ताजमहल किसकी याद में बनवाया, तो आंसर मिलता है मुमताज महल, वो यही थी, इनकी भतीजी थी। ठीक है, अब देखो, कह रहे हैं जब जहांगीर 1613 में दक्षिण के अभियान पर गया, है ना, चलाने के लिए, कई वर्षों के लिए आगरा छोड़ दिया, तो वो आगरा से थोड़ा सा दूर हट गया, है ना। क्यों? क्योंकि आगरा और दक्षिण अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा दूर हो रही थी चीजें, तो काफी टाइम तक तो वो आगरा के टच में नहीं था। तो उस पीरियड में, जिस पीरियड में जहांगीर दक्षिण के अभियान कर रहे थे, दक्षिण के अभियानों पे जा रहे थे, उनके पीछे से शासन जो व्यवस्था है वो उनकी महारानी देख रही थी, उनकी रानी देख रही थी, जिनका नाम था नूरजहां। तो जब किसी को शासन देखने का मौका मिलता है, शासन संभालने का मौका मिलता है, तो वो ऑटोमेटिक पावर में आ जाता है। ठीक है, अभी अगर कोई रानी है और राजा अगर मौके पे नहीं है, तो फिर रानी ही राजा का काम भी करेगी और अपने आप को राजा ही मानेगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं इनके पिता का नाम था एतमाद उद्दौला, है ना। रियल जो नाम था वो ग्यास बेग। अच्छा, ये रियल नाम और ये जो दूसरे नाम होते हैं, ये हम लोग दोनों दोनों चीजें इसीलिए पढ़ते हैं कि जो रियल नाम है वो भी कई बार पूछा जाता है, लेकिन जो इनकी उपलब्धि है या इनको लेकर कोई काम किया गया है, वो जब आपको पूछा जाएगा तो वो रियल नाम से उनके नहीं पूछा जाएगा। वो हमेशा कैसे पूछा जाएगा? उनकी पदवी या फिर उनकी उपाधि से ही पूछा जाएगा। जैसे इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम क्या कह सकते हैं कि अगर मैंने पूछा कि भाई बताइए नूरजहां के पिताजी का नाम क्या था, तो आप टिक करेंगे गयास बेग। क्या टिक करेंगे? मिर्जा गयास बेग। लेकिन अगर मैं पूछ लूं कि भाई बताइए कि आगरा के अंदर नूरजहां के पिताजी का मकबरा किस नाम से है, तो फिर आप गयास बेग टिक नहीं करेंगे, ना ही बताएंगे। क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे एतमाद उद्दौला। आगरा के अंदर एक मकबरा है जिसका नाम है एतमाद उद्दौला, वो इन्हीं के पिताजी का मकबरा है। वैसे तो उनकी इतनी कोई वैल्यू नहीं थी कि भाई उनके लिए मकबरा, इतना बड़ा आलीशान महल मकबरा टाइप का बनाया जाए, लेकिन क्योंकि नूरजहां एकदम पावर में आ गई, तो उन्होंने कहा अच्छा हमारे पिताजी मरे हैं, आलीशान तरीके से जाएंगे फिर तो वो, है ना। तो वो क्या किया उन्होंने, एक पूरा एक मिनी ताजमहल, आगरा के अंदर आज भी उसको मिनी ताजमहल की संज्ञा दी जाती है। आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि ओरिजिनल ताजमहल अलग है और एक छोटा डुप्लीकेट ताजमहल अलग है, जिसे एतमाद दौला का मकबरा माना जाता है। ठीक है,
आगे देखिए, कह रहे अपने भाई, उनके जो भाई थे है ना, उनका नाम था आसफ आसफ खान, अंजुमन के जो पिता थे, अपनी भतीजी की भाई शादी कराई थी उन्होंने, अभी मैंने बताया जस्ट खुर्रम से। खुर्रम कौन? शाहजहां, है ना। राजकुमार खुर्रम के साथ शाही दरबार में निर्णायक नहीं तो बेहद प्रभावशाली हो गए। देखो क्या होता है ना कि कई बारी जब हम पावर में आते हैं तो सामने वाला हमारी बात मानेगा, सुनेगा भी, ठीक है। जब ये पावर में आई तो इन्होंने प्रस्ताव रखा कि एक काम करो, तुम हमारी भतीजी से शादी कर लो, क्योंकि हमें पता आगे बनने वाले राजा तुम ही हो। तो वो मान गए और उन्होंने शादी कर ली, ठीक है। पावर की बात होती। जैसे ही जहांगीर की वापसी के बाद उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया और वो क्या हो गई, खत्म, ठीक है। अब आगे देखो, खत्म मतलब आगे चल के और भी चीजें हैं। कैसे? नूरजहां ने शासक में कई कर्तव्यों का, ऑब्वियस है कि जब राजा उस टाइम पे नहीं था तो रानी ही पार जो कार्य है, पदभार है, वो संभालेंगी, ठीक है। और अपने नाम से फरमान जारी कर देते हैं। जैसे रूल रेगुलेशन है कुछ, जैसे आज की डेट में राष्ट्रपति जो है, प्रेसिडेंट जो है, जब तक साइन नहीं करेगा बिल पास नहीं होगा, है ना, एक पावर है उसको। तो वैसे उस टाइम पे जो फरमान निकाले जाते थे, जब तक उस पर राजा साइन नहीं करेगा तब तक वो नियम कायदे कानून नहीं माने जाएंगे, है ना। सेम चीज थी कि अगर राजा वहां पे नहीं है तो उस बिल पर कोई और भी साइन कर सकता है, यानी उसकी हमने क्या ले ली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, पावर ले ली है, अथॉरिटी हमारे पास है, ठीक है। तो वैसे ही सेम जो जितने भी यहाँ पे फरमान जारी हो रहे थे, संप्रभु आदेश जो जारी हो रहे थे, वो कौन कर रहा था? वो उस टाइम पे नूरजहां कर रही थी, किसकी एब्सेंस में? जहांगीर की एब्सेंस में, ठीक है। आगे देखिए, लेकिन दामाद को जहांगीर का उत्तराधिकारी बनाने की कोशिश के बाद उसने राजकुमार खुर्रम और आसफ खान का गुस्सा भड़का हुआ देखा और जहांगीर की मृत्यु के बाद उन्हें जीवन भर कारावास में रखा, एंड फाइनली उनको कैद में डाल दिया कि नहीं तुम ज्यादा कर रही हो, अब तुम अपनी जगह पे जाओ, ठीक है। तो उनको असली जगह उनकी दिखा दी। अब देखो, ऑब्वियस है कि भाई शाह जिसमें पावर होगी सत्ता वही संभालेगा, तो पावर जो आई वो किस में निकल के आई? शाहजहां में आई। अब हम शाहजहां देखते हैं। तो बचपन का नाम मिलता है भैया खुर्रम, ठीक है। सिंहासन प्राप्त करने में सफल रहे, ठीक है, सफल रहे। जो उत्तराधिकार का जो युद्ध था वो जीत गए और सिंहासन प्राप्त करने में सफल रहे। आगे की कहानी कहती है कि अगर शासन काल का हम टाइम पीरियड देखते हैं तो 1628 से लेकर 58 तक है शासनकाल। दक्कन राज्यों के विरुद्ध, है ना, सफलताओं के लिए उल्लेखनीय था। देखो, हर राजा चाहता है कि उसका जो बाउंड्री है, उसके स्टेट की जो बाउंड्री है, उसका जो राज्य कार्य क्षेत्र है, राज्य क्षेत्र है, वो बड़ा हो। तो ज्यादातर क्या करेंगे लोग? दक्कन के क्षेत्र पे अटैक करेंगे। दक्कन कौन सा एरिया? हमने कल भी पूरी बात की थी, विजयनगर वहमनी वाला साम्राज्य वाला जो एरिया है, जिसमें बीजापुर, गोलकुंडा ये सब बने गए थे, है ना। उनको उनका अस्तित्व खत्म होने के बाद, विजयनगर और वहमनी का अस्तित्व खत्म होने के बाद वो छोटी छोटी रियासतों में वो बट गया था, है ना। हमने अपने लास्ट लेक्चर में विजयनगर और वहमनी भी देखा था, तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ही उन साम्राज्यों का अंत होता है तो छोटे छोटे पार्ट्स में वो चीजें बट जाती है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहे हैं कि अगर हम बात करें, देखो फिर से गोलकुंडा और बीजापुर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने इसको क्या कर दिया? जीता, एंड क्या कर दिया? जो कर व्यवस्था थी वो उसके लिए यहाँ पे इन लोगों को मजबूर किया। मुगल शक्ति को अस्थायी रूप से उत्तर पश्चिम में भी विस्तारित किया गया। देखो, अगर हम उत्तर पश्चिम कैसे मान ले भाई, अगर हम देखते हैं तो ऐसे देख लो, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। तो यानी कि अगर हम ये वाला एरिया देखें तो पूरब, ये वाला देखें पश्चिम, ये वाला देखें उत्तर, और ये वाला देखें दक्षिण, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये कह रहे हैं कि उत्तर पश्चिम में भी इन्होंने क्या किया? अपनी साम्राज्य को बढ़ाया, तो जो ये वाला एरिया है उत्तर पश्चिम वाला, इस वाले साम्राज्य को भी बढ़ाया है इन्होंने। जैसे कि हम लोग बात करते हैं गुजरात की, राजस्थान की, पंजाब की, इस सब जगह पे इन्होंने अपना कार्यक्षेत्र बढ़ाया। आगे देखो क्या कह रहे, कांधार के जो फारसी गवर्नर थे अलीवर्दी खान, ठीक है, अलीवर्दी खान, उन्होंने उस किले को मुगलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। एंड फाइनली क्या हुआ कि जो कांधार के फारसी गवर्नर थे उन्होंने भी हार मान ली। मुगल सेना ने बदख्शा जगह है ये भी, ठीक है, बल्क पर कब्जा कर लिया, और लास्ट में हमने 1647 में आके हमने उसको वापस से आजाद कर दिया, ठीक है।
है ना, आजाद देखो बल्ख को छोड़ दिया, है ना, बदख्शा को भी छोड़ दिया, एंड 47 में हमने बल्ख नामक जगह को भी छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, उसके पीछे का रीजन क्या था? क्योंकि बार बार, और 49 में देखेंगे, 52 में देखेंगे, 53 में देखेंगे, इससे फिर से जीतने के प्रयास किए गए, लेकिन वो विफल रहे, वो कभी सफल नहीं हो पाए। ठीक है, फारसियों ने 1649 में कांधार पर फिर से विजय प्राप्त कर ली, और शाहजहां ने 1648 में अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर ली। अब जो है फाइनली जो हमारी राजधानी है वो कहां पर है? वो दिल्ली है। आगरा से उन्होंने शिफ्ट कर लिया। शिफ्टिंग का काम तो भाई इतिहास में चलता ही रहता है, कोई दिल्ली से दौलताबाद ले जाता है, कोई दौलताबाद से दिल्ली ले जाता है, और फिर कोई आगरा से दिल्ली ले जाता है, फिर आगरा से दिल्ली से आगरा, है ना, ऐसे चलता रहता है, शिफ्टिंग का काम चलता रहता है हमारी भाई। आगे देखो, अपनी पहली राजधानी, क्योंकि पहली राजधानी हमारी क्या थी? आगरा। ठीक है, तो अपनी पहली राजधानी में क्वेश्चन आता है भाई, बहुत ध्यान से इस चीज को सुनिएगा, कि अपनी पहली राजधानी में उन्होंने ऐसा क्या क्या काम करवा दिया था जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और याद रखने योग्य चीजें हैं। तो क्या क्या करवा दिया था? तो देखिए, आगरा में उसने 2 महान मस्जिदों का निर्माण कराया। ठीक है, मोती मस्जिद और जामी मस्जिद। याद रखिएगा, दोनों से ही क्वेश्चन आता है कि मोती मस्जिद और जामी मस्जिद, इन दोनों से ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, दोनों से ही क्वेश्चन पूछता है कि किसने बनवाया, कहां बनवाया, तो याद रखिएगा। आगे देखिए, आगरा में ही ताजमहल। भाई ताजमहल तो दुनिया के छोटे से बच्चे को भी पता होगा कि ताजमहल कहाँ है और किसने बनवाया। तो कहाँ है भाई? आगरा में है। और किसने बनवाया? तो भाई शाहजहां ने बनवाया। ठीक है, शाहजहां ने बनवाया। आगे देखो, कह रहे किसकी याद में बनवाया? ये भी भाई बच्चे बच्चे से पूछ लो, सबको पता है, मुमताज महल की याद में बनवाया। ठीक है, अब देखो, शाहजहां ने लाल किला नामक एक विशाल किला महल परिसर, साथ में ही एक जामी मस्जिद का निर्माण करवाया, जो कि भारत की सबसे बेहतरीन मस्जिदों में से एक है। लेकिन इनका निर्माण कहाँ कराया? तो इनका निर्माण उसने दिल्ली में कराया। ये याद रखिएगा। लाल किला कहाँ पे है? रेड फोर्ट दिल्ली में है ना, और उसके साथ साथ एक और जामी मस्जिद का निर्माण करवाया, ये भी हमारी वहीं पे है। औरंगजेब की बात करते हैं। देखिए, कह रहे हैं औरंगजेब कैसे सत्ता में आया? यहाँ पे भी उत्तराधिकार का युद्ध चला भाई। देखो, हर पीरियड में उत्तराधिकार का युद्ध चलता है जब उत्तराधिकारी ज्यादा होते हैं, है ना। उत्तराधिकारी जब ज्यादा है, जैसे 5 हैं, 10 हैं, 6 हैं, है ना, तो उत्तराधिकार का युद्ध होना ही बहुत बड़ी बात है। और होते हैं, और उसमें से कोई एक जीतता है। फिर से युद्ध हुआ उत्तराधिकारी का, उसमें से औरंगजेब यहाँ पे जीत गया। ठीक है, क्या कहानी थी इसके पीछे की? देखते हैं कि जब शाहजहां जो थे वो बीमार पड़े, है ना, जब उनका स्वास्थ्य खराब हुआ, तो क्या हुआ कि उनके बेटे दारा शिको, शुजा और औरंगजेब और मुराद, 4 बेटे थे भाई, इनके भी 4 बेटे थे। अब यहाँ कहानी थोड़ी सी उल्टी है। अब यहाँ पे नाकारा नहीं है बेटे, यहाँ पे सारे के सारे बहुत अच्छे टैलेंटेड बंदे हैं भाई, एकदम जान देने वाले, कि भाई आदेश करो, हम विद्रोह करेंगे और विद्रोहियों को कुचल के आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे के सारे कैसे हैं? यहाँ पे ये अच्छे बेटे हैं सारे के सारे। इन चारों के बीच में बहुत लंबे समय तक एक युद्ध चलता है। किसका युद्ध? उत्तराधिकार का, कि भाई उत्तराधिकारी कौन बनेगा। ठीक है, एक लंबे समय के बाद कौन जीत जाता है? औरंगजेब हमारा जीत जाता है। औरंगजेब जी हमारे जीत जाते हैं। जब औरंगजेब जी जीत जाते हैं तो इनमें से क्या करते हैं? अपने भाइयों को फांसी दे देते हैं, मार डालते हैं। एक काम कीजिए, खत्म कीजिए इसको, हमने क्या कर दिया? खत्म। ठीक है, अब यहाँ पे जब बाकी के 2 को फांसी दे दी गई और एक भाई की मौत हो गई, तो तीनों खत्म, बचा कौन? केवल 3 मर गए। ठीक है, बचा कौन? केवल और केवल औरंगजेब। ठीक है, अब औरंगजेब की सत्ता है यहां से शुरू हुई। 1658 से लेके 1707 तक जो है वो औरंगजेब का चल रहा है। ठीक है, आगे देखिए, कह रहे हैं कि विशेष रूप से बीजापुर, अगर हम देखें बीजापुर और गोलकुंडा, बीजापुर और गोलकुंडा, है ना, फिर से बहमनी और विजयनगर वाला हमारा कनेक्ट करो वीडियो, समझ में आएगा कि बीजापुर और गोलकुंडा कहाँ पे है। ठीक है, विजयनगर और बहमनी, ये पूरा जो डेक्कन का एरिया था वहीं पर है ये दोनों चीजें। ठीक है, दक्षिण का जो एरिया है वहां पर।
तो कह रहे हैं कि मुस्लिम दक्कन राज्यों पर कब्जा करने के बाद लेकिन उसकी राजनीतिक और धार्मिक असहिष्णुता के इसके पतन के बीच हुई बोई। कह रहे हैं कि अगर हम इसके पहले वाली जस्ट स्लाइड देखें तो हमने देखा कि जो जहांगीर है वो अपने पिता की तरह अपने धर्म को लेकर लोगों के लिए थोड़ा सा कैसा है, कोमल है ना, धर्म को लेकर। लेकिन यहाँ पे ये कट्टर थे, यहाँ पे ये कैसे थे, यहाँ पे कट्टर थे। इनमें बिल्कुल भी धार्मिक दयालुता नाम की कोई चीज नहीं थी, है ना, धर्म के नाम पे ही, और मतलब एकदम लूटपाट भी और काटपीट भी, है ना, बस कोई भी अगर मिला कि अच्छा हिंदू धर्म है खत्म कर दो, ठीक है। ये इनसे एक क्वेश्चन बनता है कि ये ऐसे जैसे अकबर के शासन काल में बच्चा हम लोगों ने पढ़ा था, सबको याद होगा कि अकबर ने जजिया खत्म कर दिया था। जजिया क्या था, जजिया एक ऐसा टैक्स था जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो धार्मिक कर था। कैसा कर था, धार्मिक, रिलीजियस टैक्स था। अब धार्मिक कर क्या होते हैं, धार्मिक कर वो होते हैं जो धर्म के नाम पे वसूले जाते हैं। आज की डेट में जैसे हम कोई चीज 10 रुपए की खरीदते हैं तो 2 रुपए टैक्स पे करते हैं, और वो हर एक प्राणी को करनी है। वो ऐसा नहीं है कि हिंदू करेगा या मुस्लिम करेगा, सिख करेगा, ईसाई करेगा, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। कौन करेगा, वो हर एक करेगा। तो ये धार्मिक टैक्स नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मैं मुस्लिम नहीं हूं और इसलिए मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा, मैं हिंदू हूं, तो फिर इस टैक्स को क्या कहेंगे, रिलीजियस टैक्स, धार्मिक कर कहेंगे। क्लियर है। तो सेम चीज यहाँ पे अकबर ने क्या किया, कुछ थोड़ी बहुत हिंदुओं के लिए उनके अंदर क्योंकि देखो मैंने उस दिन भी आपको समझाया था कि जो रानी वाला जो सीन था उनका, कि भाई किसी भी हिंदू राजा से अगर उनको संधि करनी है, समझौता करना है ना, कोई ऐसे मान लो कि जैसे राज हमने कोई जीत लिया, उसके बाद उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया, इतना बोलकर कि भाई अब जीता हुआ है हमारा है, संभालो तुम। अगर ऐसा कोई समझौता उनको करना है तो वो क्या करते थे, उनकी राजकुमारियों से विवाह कर लेते थे। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका जोधा अकबर ही हम दे सकते हैं। तो राजकुमारियों से विवाह कर लेते थे, एंड फिर अब हम उनके क्या हो गए, अब हम उनके दामाद बन गए, है ना, अब हम उनके क्या हो गए, रिश्तेदार हो गए। तो अब जो हम कहेंगे वो मानेंगे क्योंकि बेटी की शादी की है ना। तो सेम चीज यहाँ पे क्या हो रही थी, यहाँ पे ये सब चीजें थोड़ी सी खराब थी। क्यों, क्योंकि इन्होंने जैसे अकबर ने इतना लाइटली चीजों को लिया और सारी चीजें अच्छी की। क्यों, क्योंकि उसको लगता था कि अकबर, क्योंकि अकबर के सामने महान शब्द भी तो लगता है, अकबर महान है ना, ग्रेट अकबर। तो कहते हैं कि अगर अकबर ने जो नीतियां अपनाई, जैसे जजिया कर को उन्होंने खत्म कर दिया, इन्होंने उस जजिया कर को दोबारा से शुरू कर दिया, ठीक है। अब आप सोच सकते हो कि अगर जजिया ये दोबारा लगा रहे हैं तो अकबर से कितना ज्यादा डिफरेंस होगा इनकी बुद्धिमत्ता में, इनकी सोच में, हिंदुओं के प्रति, है ना, हिंदुओं के प्रति। ये पूछा जाता है कि भाई दोबारा मुगल काल में अकबर के बाद, खत्म करने वाले तो अकबर थे, लेकिन अकबर के बाद शुरू करने वाला जजिया कर कौन सा शासक है, तो आंसर इज औरंगजेब, ठीक है। अब देखो आगे की कहानी क्या कहती है। आगे की कहानी कहती है कि औरंगजेब ने विजय के लिए अपने पूर्ववर्तियों के नुस्खे को जारी रखा, अपने दुश्मनों को हराना और उनसे मेल मिलाप करना, उन्हें शाही सेवा में रखना। इस प्रकार 1666 में अपनी हार के बाद मराठा प्रमुख शिवाजी को मजबूरन अधीनता में जाना पड़ा। शिवाजी वाला पॉइंट बहुत ही फेमस पॉइंट है, इनका क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये इन्होंने मराठा में शिवाजी को कैद कर लिया था, एक टाइम ऐसा था, समझ रहे हैं। यानी कि अपने दुश्मनों को हराना इनका सबसे बड़ा जिंदगी का मकसद था। कि हमारे जैसे आप लोगों ने छावा मूवी भी देखी होगी, है ना, छावा अभी रिसेंटली है ना आई थी ना, विकी कौशल वाली। तो छावा में क्या होता है, पकड़ लेते हैं और उनको कितना ज्यादा प्रताड़ित करते हैं, कितना ज्यादा दर्द देते हैं, उनके नाखून खींच लेते हैं, उनकी आंखें निकाल लेते हैं गरम सरिया डाल के, एंड पूरे टाइम उनको ऐसे दोनों हाथों से पकड़ के उसमें लटका के जंजीरों में रखते हैं। कितना ज्यादा टॉर्चर करते हैं हिंदू मराठों को, हिंदू शासकों को, है ना। तो कह रहे हैं कि इस तरीके से उनकी नीतियां थी, और फाइनली उन्होंने ये चीज दुश्मनों को हराना अपने करिकुलम में मिक्स कर रखा था कि जितना ज्यादा हम लोग तड़पाएंगे, प्रताड़ित करेंगे लोगों को, उतना ही अपना टेरर बना के रखेंगे कि हम शहंशाह हैं हिंदुस्तान के, ठीक है। तो यहाँ पे भी शिवाजी पकड़े तो गए, लेकिन शिवाजी उनसे भी ज्यादा चालाक थे, वो खाने की टोकरी में बैठ के फरार हो गए। यानी कि अगर ये कहानी मिलती है, यानी देखो यहाँ पे लिखा है कि शिवाजी जो थे उसी वर्ष दरबार से भाग निकले, ठीक है। अब कैसे भाग निकले, उसके पीछे की स्टोरी मिलती है, खाने की टोकरी में बैठकर भाग निकले थे ये।
है ना, खाने की टोकरी। अब आप सोचोगे कि मैम खाने की टोकरी तो जरा सी होती है, उसमें कैसे एक आदमी बैठ जाएगा? तो जरा सी नहीं होती, इतनी बड़ी बड़ी हाइटेड 6-6 फुट की खाने की टोकरियां होती हैं, 6-6 7-7 फुट की, जिसमें बहुत सारा खाना जाता है। किसी भी जैसे हरम है तो हरम का खाना हरम में जाएगा तो टोकरियों में रख के, क्योंकि बन रहा है तो बावर्ची खाने में। अब वहां से जहां पे लोग हैं एकदम से बावर्ची खाने में आके तो सब खा नहीं लेंगे, तो इधर से उधर शिफ्ट भी तो होगा ना खाना, इधर से उधर सेना के लिए जाएगा, कभी कहीं के लिए जाएगा, तो वो खाने की टोकरी में बैठ के निकल लिए। समझ गए? तो शिवाजी यहां से भाग निकले थे, याद रखिएगा। औरंगजेब ने उन्हें पकड़ा तो था, लेकिन शिवाजी उनकी कैद में नहीं आए, ठीक है, भाग निकले। चलिए आगे देखिए, हिंदुओं को सार्वजनिक पदों पर बहिष्कृत। देखो मैंने अभी कहा था कि इनकी सबसे गंदी नीति यही थी कि धर्म को लेकर बहुत ज्यादा ये टॉर्चर कर रहे थे लोगों को। तो उन्होंने जो सार्वजनिक पद होते थे उनसे हिंदुओं को हटा दिया कि नहीं भाई तुम हिंदू हो, तुम नहीं बैठ सकते इस पे, ठीक है। अच्छे अच्छे लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं अकबर की, हालांकि मैं कंपेयर इसलिए कर रही हूँ शासकों को, क्योंकि कंपैरिजन हमेशा बेस्ट वे होता है चीजों को समझने का, कि अच्छा इसमें ये चीज है और इसमें ये चीज नहीं है, तो बेस्ट वे है सब चीजों को समझने का, ठीक है। तो जब हमने अकबर की बात की थी तो अकबर ने 9 रत्नों में से, जब 9 रत्न हम पढ़ रहे थे तो उन्होंने हिंदुओं को भी शामिल किया था, ठीक है। राजा मानसिंह, याद करिए, है ना, राजा मानसिंह। तो मानसिंह कौन थे? हिंदू थे। बीरबल कौन थे? हिंदू थे, है ना। इस तरीके से तानसेन कौन थे? हिंदू थे। रामतनु पांडे, ठीक है। तो इस तरीके से वो बात अलग है कि उन्होंने धर्म चेंज कर लिया था, वो एक अलग चीज है, वो एक अलग मुद्दा है कि आपने धर्म कोई भी मान लिया या फिर नहीं माना, वो आपकी खुद की पर्सनल चॉइस है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हिंदुओं के प्रति वो थोड़ा सा सहनशील नेचर के थे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कर दिया, बहिष्कृत कर दिया, उनके स्कूलों को मंदिरों को नष्ट कर दिया, ठीक है। आप चलो आपका जो एक डेजिग्नेशन है, आपने जो पद दिया, आपने जो एक रुतबा है आपके, वो तो आपने वापस ले लिया, ठीक है, पदों से वापस ले लिया, लेकिन आप धार्मिक चीजों को भी तो हानि पहुंचा रहे हो। मंदिरों को नष्ट करने का क्या मतलब है? आपने क्या किया? धार्मिक चीजों पर अटैक किया है भाई, है ना। अब यहाँ पे आप मान्यताओं पर अटैक कर रहे हो, जो धार्मिक मान्यता है इंसान की, कि हम मंदिर में जाकर अपनी पूजा पाठ करेंगे, हम मंदिर में जाकर थोड़ा सा रिलैक्स फील करेंगे, थोड़ा शांत फील करेंगे, आपने मंदिरों को ही नष्ट कर दिया, है ना। तो यहाँ पे मंदिरों को नष्ट कर दिया। पंजाब में सिखों को इतना उत्पीड़न दिया। अब देखो हिंदुओं के प्रति तो चीजें खराब है ही आपकी, आप सिखों को भी नहीं छोड़ रहे हो, है ना। देखो सिखों को भी प्रताड़ित किया, उत्पीड़न में संप्रदाय को मुस्लिम शासन के खिलाफ कर दिया, पूरे के पूरे, मतलब अगर एक दो सिख, जैसे हमारे कोई पंडित जी हैं, ठीक है, हम हमारे पंडित जी पर कुछ अटैक हुआ, तो वो जो जनता है जिनकी आस्था उन पंडित जी में है, तो वो क्या करेगी, वो जनता भी विद्रोही हो जाएगी। तो सेम चीज है, सिखों के जो गुरु थे उन पर इन्होंने अटैक किया, तो जो सिखों से अटैच, मतलब गुरु से अटैच जो लोग थे, जिनकी वो धार्मिक चीजें उनसे कनेक्ट थी, वो लोग भी विद्रोही हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि गुरु का दर्जा भगवान का ही है ना। तो यही माना जाएगा ना कि तुमने हमारे भगवान पर अटैक किया, हमारे गुरु पर अटैक किया। तो सेम चीजें यहाँ पे आई, है ना। आगे देखो, सिखों, राजपूतों, सिखों और मराठों के बीच विद्रोह भड़का दिया। यहाँ पे क्या हो गया, अब हर एक प्रजाति का बंदा क्या कर रहा है, लड़ने की कोशिश कर रहा है कि अच्छा तुम हमारे साथ गलत कर रहे हो, ठीक है। जजिया, अभी देखो मैंने आपको बताया, ये पॉइंट तो पूछा ही पूछा जाता है भाई, इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, कि आई थिंक बहुत जरूरी है याद रखना आपको, ठीक है। कि जजिया को दोबारा किसने लागू किया? अकबर के बाद, अकबर के बंद करने के बाद जजिया फिर से दोबारा लागू किसने किया? तो आंसर इज हमारा औरंगजेब। आगे, खेती ना करने वाली, सॉरी यहाँ पे करो, भारी कर लगाए, देखो यहाँ पे भारी कर, ठीक है, ने खेती करने वाली आबादी को लगातार गरीब बना दिया। अब देखो प्रोडक्शन उतना है नहीं, है ना, टैक्स आप लेते ही जा रहे हो, टैक्स लेते ही जा रहे हो, तो फिर क्या किया जाए? टैक्स जब आपने लिया तो फिर प्रोडक्शन उतना है नहीं, तो बंदा गरीब ही होता जाएगा, कि बस दिए जा रहा है ना, प्रोडक्शन कुछ भी है नहीं, तो गरीब ही हो गए, जनता लगातार गरीब ही बन रही थी। मनसबदारों के प्रचुर कमीशन ने क्षेत्र या राजस्व में साम्राज्य के विकास को पीछे छोड़ दिया। अब मनसबदार देखो कमीशन क्यों खाएंगे भाई, मनसबदार तो ये मनसब प्रथा, मनसबदारी मैंने समझाया, शायद आपको पुराने लेक्चर्स में समझाया, अगर यहाँ पे दोबारा समझाएंगे तो लेक्चर बहुत आगे जाएगा, तो प्लीज उस लेक्चर को देखिएगा जहां पर मैंने मनसबदारी प्रथा आपको समझाया, ठीक है। मनसब, मनसब का देखो एक एक पोजीशन, एक डेजिग्नेशन होती थी कि आप इतने मनसब के अधिकारी हो, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे जात और सवार, ठीक है, कि आपके पास एक पोजीशन मैंने आपको दी
कि आपके पास 5 जात हैं और 10 सवार हैं, तो आप इस पोजीशन के अधिकारी हुए, यानी इस रैंक के अधिकारी हुए आप। ठीक है, जैसे आज की डेट में स्टार है, 2 स्टार लगे हैं तो अलग अधिकारी, 3 स्टार लगे हैं तो अलग अधिकारी, 1 स्टार लगा है तो अलग अधिकारी। समझ गए? तो वैसे ही वहां पे रैंक डिसाइड की जाती थी यहाँ पर। और वो क्या करते थे, रैंक डिसाइड कैसे करते थे, तो वो उसके लिए जात और सवार होते थे कि भाई आपका पोजीशन ये होगी एंड आप ये वाली चीजों को रखेंगे। ठीक है, तो वो प्रथा जब इन्होंने चलाई तो कुछ बीच में होता है ना कमीशन वाले लोग, जो कमीशन का क्षेत्र था, यानी कि हम कमीशन खाएंगे थोड़ा बहुत तब आपको ये पोजीशन देंगे, तो वो सारी चीजें वहां पे गड़बड़ा गई, साम्राज्य के विकास को पीछे छोड़ दिया। ऑब्वियस है कि जब कहीं पे भी भ्रष्टाचार बढ़ जाता है तो साम्राज्य का विकास जो है वो रुक जाता है। भ्रष्टाचार का मतलब यही है कि सरकार कोलैप्स होना, है ना। अगर एक सरकारी अधिकारी भ्रष्टाचार करेगा तो फिर वो सरकार का ही नाम खराब करेगा, है ना, तो सरकार को कोलैप्स करेगा। कि बोलते हैं ना लोग कि अच्छा इन वाले राज्य में जब इनका राज्य चल रहा था, इनकी सरकार चल रही थी, तब ज्यादा घपलेबाजी हो रही थी, ऐसे कहते हैं ना, तो बस वही है। आगे देखिए, आर्थिक गिरावट आई। ऑब्वियस है कि जब ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ेगा तो लोग अपनी जेबें भरने की कोशिश करेंगे, और जेबें भरने की कोशिश करेंगे तो आर्थिक तंगी तो आएगी आएगी। ठीक है, आर्थिक गिरावट आई जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु, देखो औरंगजेब की मृत्यु का सन याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है, तो वह दक्कन के मराठों को कुचलने में विफल रहा था। लेकिन जिस साल वो मरा, उस टाइम पे जो जितने भी डेक्कन का एरिया था, वहां पे जो मराठे थे, उन सबको वो कुचलने में क्या रहा, हाँ विफल रहा, यानी सफल नहीं हो पाया भाई। क्यों? क्योंकि जिस जिस टाइम वो मरा था स्वास्थ्य भी खराब था और भी चीजें बहुत सारी खराब थी। ठीक है, अब देखो मुगल अगर साम्राज्य का हम पतन की तरफ देखते हैं, है ना भाई, शुरू हुआ था हमारा बलबन से और एग्जैक्टली खत्म माना जाता है औरंगजेब पे। हालांकि ऐसा नहीं है कि औरंगजेब के बाद शासन नहीं चला, चला, लेकिन एक हाई होने के बाद चीज, जो एक पतन होता है जहां पर एक हाईएस्ट पॉइंट होता है, वहां से फिर चीजें बैक आनी शुरू हो जाती हैं। तो वो चरम सीमा जो थी, है ना, चरम सीमा, वो हम औरंगजेब को मानते हैं। फिर औरंगजेब से गाड़ी ऊपर नहीं गई, फिर वो नीचे आने लगी। ठीक है, अब जब नीचे आती है तो जैसे बॉल है, जाएगी ऊपर तो थोड़ी आराम आराम से जाएगी, लेकिन जब नीचे आएगी तो एकदम से आएगी। ठीक है, तो एकदम से तो नहीं आई, लेकिन थोड़ा 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 रुक के, क्योंकि बीच में उन्हें ऐसा कोई भी शासक अपने उत्तराधिकारियों के रूप में नहीं मिला जो कि क्या कर सकता था, उनके पतन का कारण ना बने, यानी सारे ऐसे मिले जो कि उनके पतन का कारण बने। ठीक है, तो पतन का कारण। अब देखो फर्रुखशियार जब गद्दी पर बैठा, फर्रुखशियार बैठा है ना, मोहम्मद शाह बैठा है और बहादुर शाह द्वितीय बैठा है। ठीक है, अब देखो ये पूछा जाता है कि नादिर शाह का आक्रमण किसके काल में हुआ, तो आप ये बता सकते हो। पूरा देखते हैं, चलिए देखते हैं। कहते हैं कि जब गद्दी पर बैठा तो उसका शासन काल तब समाप्त हो गया जब उन्हीं एजेंटों ने, अब जो उसके वजीर और मुख्य सेनापति थे, जोधपुर के शासक के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश रची। सोचो, जो उसके वजीर थे, जो उसके सिपाही थे, जो उसके फेवर में लोग थे, उन्हीं ने ही उनके मर्डर का प्लान बना दिया। ठीक है, उनके मर्डर का प्लान बना दिया कि भाई देखो, मर्डर का प्लान कब बनाता है लोग, जब सामने वाले को लगता है कि इनमें कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, इनको रास्ते से हटाओ और इनकी जगह खुद ले लो, तो उनके मर्डर का प्लान बना दिया। ठीक है, आगे देखो, जब मोहम्मद शाह आता है तो फाइनली ये 13 में बनते हैं और 19 में मर जाते हैं। फिर 19 से लेकर 48 तक का एक काल चलता है मोहम्मद शाह का, और मोहम्मद शाह के टाइम पे ही सबसे ज्यादा एक ईरानी एक लुटेरे कह सकते हैं, कुछ भी कह लो, विजेता कह लो, क्योंकि भाई जीत कर गए थे तो विजेता। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला डाकू है, चोर है, लुटेरा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो किसी भी जगह को जीत कर जाना चाहिए तो वो विजेता है। उस शासनकाल की बात कर रही हूँ, आज के टाइम की नहीं, आज तो फर्क पड़ता है। ठीक है, हाँ आज फर्क पड़ता है। अगर आप चोरी करते हैं तो आप चोर ही कहलाएंगे, आप विजेता नहीं कहलाएंगे। अगर आप डाका डाल रहे हैं तो डकैत ही है, विजेता नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, कह रहे हैं कि जब संक्षिप्त विनाशकारी आक्रमण के कारण और भी तेज हो गई, जब एक बार भारत पर आक्रमण हुआ तो चीजें क्या हुई, नादिर शाह जो था 1739 में इसकी डेट मिलती है, याद रखिएगा, पूछा जाता है कि किसके शासनकाल में इसने आक्रमण किया, ईरानी आक्रमण, है ना, और दूसरा 1739 सन पूछा जाता है। उसके बाद 1748 में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है और मराठे, इस टाइम पे मराठे जो हैं वो पूरा उत्तरी भारत पर कब्जा कर लेते हैं। अब मराठे पावर में आ गए। ठीक है, एक टाइम था जब मराठे और ये जो इधर उधर की जनता थी, है ना, ये बिल्कुल भी पावर में नहीं थी, सिर्फ प्रताड़ित हो रही थी।
किससे? मुगलों से। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि जब मुगलों की सत्ता डाउनफॉल में आई और मराठे जो थे वो राइज होने लगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखो, मुगल शासन केवल दिल्ली में ही समिट गया, दिल्ली और थोड़ा सा उसके आसपास का कोई छोटा मोटा क्षेत्र तक ही सीमित रह गया। और जो मराठे थे 1785 का जो सन देखते हैं हम, फिर से अंग्रेजों 1803 में के नियंत्रण में आ गया। ठीक है, अगर सन वाइज देखें तो 1785 में मराठे हैं हमारे पास, और 1803 तक आते आते अंग्रेज भी इसको पावर में ले लेंगे। ठीक है, अंतिम मुगल बादशाह जो है, ये पूछा जाता है भाई कि मुगल काल का अंतिम मुगल बादशाह बताओ, अंतिम मुगल बादशाह बताइए। आपका आंसर होना चाहिए बहादुर शाह द्वितीय। आपका आंसर क्या होगा? बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय। अब देखो, शासनकाल अगर हम देखें तो 37 में बनता है और लगभग 1857 तक जाता है। और 1857 को देखकर आपको एक चीज इसके अलावा और भी दिमाग में रहनी चाहिए, 1857 का विद्रोह। ठीक है, 1857 का विद्रोह पहली स्वतंत्रता के लिए लड़ी गई ऐसी लड़ाई थी जो कि बहुत शुरुआत थी, है ना, किसकी? स्वतंत्रता की पहली लड़ाई मानी गई है, जो कि स्वतंत्रता के लिए उठाई गई आवाज पहली थी। आगे देखो, भारतीय विद्रोहों में शामिल होने के बाद अंग्रेजों द्वारा जब ये भारतीय विद्रोह में शामिल हुए तो उसी टाइम इनको पकड़कर और इनको कहां डाल दिया गया? म्यांमार भेज दिया गया, रंगून। ठीक है, रंगून नामक एक जगह है, वहां पे, कहां पे ये रंगून नामक जगह? बर्मा या फिर म्यांमार आप समझ सकते हैं, वहां पे एक जगह है, वहां इनको फेंक दिया गया उठा के, एंड फाइनली इनकी वहीं पे जाके मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। आगे हम लोग मुगल स्थापत्य कला की सेकंड थर्ड पार्ट में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।